हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूल 12। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मानस और आज एक छोटा सा हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। दो ये टॉपिक बड़ा छोटा लगेगा लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आई थिंक आमतौर पे ज़्यादातर लोग इससे ग्रसित हैं और आपके अंदर का जो फिल्म मेकर है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाता है आपके अंदर के राइटर के ऊपर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे। Writing a scene with or without camera directions, so this is the main query। ये हम करें कि ना करें, तो आइए जानते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही आम दिक्कत मैंने देखी है। इसमें कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा कोई पाप है, लेकिन जो लोग पहली बार कुछ लिखना शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं कि हमारा शॉट क्या होगा। जैसे कि क्योंकि मैं जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ, फिल्म स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब मैं उनको अपनी बोलता हूँ कि आप अपनी स्टोरी मुझे बताएं, तो वो हमेशा, सर मेरा पहला शॉट जूम होगा, जूम इन करूंगा, जूम इन करने के बाद सर क्या होता है कि ना एक कैरेक्टर अंदर आता है, फिर सर ना एक क्लोज लूंगा, उसका क्लोजिंग के बाद सर क्या होता है, फिर उसका डायलॉग शुरू होता है, फिर सर जब वो उठता है तो फिर हम कैमरा को पुल बैक करेंगे, धीरे 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 सर कैमरा बाहर जाता है और फिर वो फ्रेम से बाहर निकल जाता है। तो मैं उसको वहीं पे रोकता हूँ स्टूडेंट को, मैं कहता हूँ यार एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी कहानी क्या है, तुम्हारा सीन क्या है, तुम मुझे पूरा कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, ठीक है। कहते सर ऐसे ही मैंने कुछ सोचा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम पहले मुझे एक बात बताओ, तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो या तुम राइटर बनना चाहते हो। तो उसने कहा कि सर मैं तो राइटर, लिखी है सर स्टोरी में, तो मैं राइटिंग के तौर पे बता रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो, अगर तुमने लिखी हुई है तो मुझे सिर्फ लिखा हुआ बताओ, कैमरा एंगल कौन सा यूज करना है, क्लोजअप कब डालना है, वो काम तुम्हारा नहीं है, वो काम डायरेक्टर का है। अगर तुम डायरेक्ट भी कर रहे हो तो भी तुम मुझे मत बताओ अभी, क्योंकि आमतौर पे ये एक दिक्कत है। और हम जब कोई सीन लिखना शुरू कर देते हैं, हम उसमें कैमरा पहले डाल देते हैं कि जूम इन होता है पहले, फिर एक पुल बैक होता है, फिर एक क्लोजअप शॉट है, फिर एक वाइड एंगल शॉट है। ये करना जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कभी भी मत करिएगा। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, अवॉइड राइटिंग कैमरा डायरेक्शंस। यू डोंट हैव टू राइट कैमरा डायरेक्शंस बिकॉज ये आपका, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये आपका काम नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि जिसके आप स्क्रिप्ट देने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आपको रिजेक्ट भी कर सकता है कि ये आदमी जो है ये अभी कैमरा पे ज्यादा डिपेंडेंट है, इसकी कहानी का पता नहीं चल रहा है। और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि आप जब कहानी बता रहे हैं, आप कैमरा एंगल लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला है वो उस कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को सोचेगा, वो उस फ्रेम के हिसाब से स्टोरी को सोचेगा। इससे क्या है कि जो स्टोरी के वीक पॉइंट्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और जब हम इस स्टोरी को बड़े पर्दे पर बनाएंगे, शूट करेंगे, तो फिर वहां पे आपको कमियां ही कमियां नजर आएंगी, ठीक है। और साथ में डायरेक्टर का काम ये होता है दोस्तों कि जो राइटर लिखता है उसको अपने क्रिएटिव एबिलिटी के साथ, अपने क्रिएटिव टैलेंट के साथ उसको पर्दे पे किस तरह से वो दिखाता है। चाहे वो क्लोजअप से स्टार्ट करे उस सीन को, चाहे वो वाइड एंगल से स्टार्ट करे, चाहे वो क्रेन शॉट से ले, चाहे वो एनी एनी अदर पर्टिकुलर कैमरा शॉट ले, वो डायरेक्टर का टेक है, वो राइटर का टेक नहीं है। तो राइटर का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी स्क्रिप्ट में कैमरा डायरेक्शंस लिखे। ये बात आपको शायद किसी ने ना बताई हो अभी तक, लेकिन आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्वर्ण अक्षरों से अपनी डायरी में लिख लीजिए या जहां पे भी आप लिखना चाहते हो कि आपको कैमरा एंगल्स नहीं लिखने हैं। जी हाँ, आपको नहीं लिखने हैं कैमरा एंगल्स। मैं आज आपको कुछ सीन्स दिखाने वाला हूं, कुछ कि जब हम उसको लिखते हैं तो कैमरा एंगल्स के बिना कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं कि कैसे हमें कोशिश करनी है कि किसी भी चीज को लिखते वक्त उसके विजुअल्स पे ध्यान देना है। विजुअल्स को इस तरह से लिखना है ताकि वो अपने आप में पता लगे कि ये कौन सा शॉट हो सकता है। विजुअल जो लिखा है मैंने वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे शायद ये एक्सट्रीम क्लोजअप है, या यहाँ पे शायद ये ओवर द शोल्डर है, या यहाँ पे शायद ये एरियल शॉट है, ऊपर से लिया गया शॉट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, कैमरा डायरेक्शंस आपको नहीं लिखने हैं। अवॉइड करिए कैमरा डायरेक्शंस को, दिस इज नॉट योर टेक। एंड कई लोग ने जिन्होंने कैमरा डायरेक्शंस के साथ स्क्रिप्ट लिख भी दी, मान लीजिए वो स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई दोस्तों। मैंने तो, अगर मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं तो समझ में ही नहीं आता मुझे लिखा क्या है।
क्योंकि आप कहीं पे भी जूम डाल देते हो, कहीं पे भी कट डाल देते हो और आप भी बहुत कंफ्यूज होते हो। तो आप ऑलरेडी इतने कंफ्यूज हो, ऊपर से आपने कैमरा एंगल्स और कंफ्यूजिंग लिख दिए, स्टोरी का पूरा वो खिचड़ी पक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता स्टोरी में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आपका काम ये है, आप स्टोरी में जो हो रहा है आप खाली वो लिखें बस। उसको शूट कैसे करना है, फॉर्म क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो आपका काम नहीं है दोस्तों, वो एक डायरेक्टर का काम है। तो आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैमरा के बिना और कैमरा के साथ जब लिखा गया तो क्या डिफरेंस था। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं एक बार कि कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि कैमरा डायरेक्शंस को लिख देते हैं स्क्रीन प्ले में। कैमरा डायरेक्शन लिखने से क्या होता है कि ठीक है आप क्लियर कर देते हो, बट हमारा ध्यान कहीं ना कहीं जो एक्शन हो रहा है उससे हट जाता है। तो आइए कुछ सीन्स हम देखते हैं जिनको हम पहले लिखते हैं विद कैमरा एक्शन, विद कैमरा डायरेक्शन एंड विदाउट कैमरा डायरेक्शन। So let's look at this scene now. Read it with camera direction. So it says CU of a large eye. Now CU means close up. Close up of a large eye. Now if we are to write the same scene without camera direction, अगर हम इसको without camera direction लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखा आपने, A large blue eye fills the screen. तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्या करी कि हमने पहली बात तो उसको थोड़ा सा विजुअल बना दिया और कैमरा एंगल हटा दिया। आई को हमने ब्लू कर दिया, तो वी नो कि हमें आई किस कलर की रखनी। दूसरी बात, अ लार्ज ब्लू आई, कितनी लार्ज, इट फिल्स द स्क्रीन, वो स्क्रीन को फिल कर देती है। तो यानी कि एक नीली आंख, ब्लू आई, जो पूरे स्क्रीन को फिल कर देती है। इसका मतलब है, ऑब्वियस है दोस्तों, कि ये क्लोजअप होगा। तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लोजअप ऑफ अ लार्ज आई। हम क्या लिखेंगे, अ लार्ज आई फिल्स द स्क्रीन, क्या अ लार्ज ब्लू आई फिल्स द स्क्रीन। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट विदाउट कैमरा डायरेक्शन। कैमरा डायरेक्शन हमें नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आइए अब हम एक दूसरा सीन देखते हैं। नाउ इट सेज CU मतलब close-up of Ria. Now close-up of Ria, who is in her 30s, an attractive lady walking. Now pull back. तो ये जो close-up है, ये pull back है, ये दोनों ही कैमरा मूवमेंट्स हैं, ठीक है, कैमरा के डायरेक्शंस हैं, हमें ये नहीं देने हैं। So it says pull back to a large sitting room and then वो कुर्सी पे आके बैठ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका विद कैमरा डायरेक्शन। अब इसी चीज को अगर हम लिखेंगे विदाउट कैमरा डायरेक्शन तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि विजुअल राइटिंग। अब यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सीन को विजुअल राइटिंग में कैसे किया है। यहाँ पे देखिए, वाइट हाई हील्ड शूज। नाउ वाइट हाई हील्ड शूज को हमने ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। वाइट हाई हील्ड शूज जो है वो एक प्रॉप है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें, सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। हाफ कवर्ड इन ब्लड, हाफ कवर्ड इन ब्लड, टैप ओवर अ मार्बल फ्लोर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, वाइट हाई हील्ड शूज, हाफ कवर्ड इन ब्लड, टैप ओवर अ मार्बल फ्लोर। नाउ इसका ये सिंपल सा मतलब है कि हमने यहाँ पे वाइट क्यों लिखा फ्रेंड्स, ये एक सवाल है। दूसरी बात, वो ब्लड पे कवर्ड है, और तीसरी बात मार्बल फ्लोर है। यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो हमने दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं। वो क्या है वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आइए देखिए। वाइट हाई हील्ड शूज, हमने वाइट ही क्यों रखा दोस्तों, हम हाई हील्ड शूज को हम ब्लैक भी कर सकते थे, हम कोई और कलर ब्लू भी कर सकते थे, डार्क ब्लू भी कर सकते थे, बट हमने वाइट को हाईलाइट किया है। वाइट को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का वो कहता है हाफ कवर्ड इन ब्लड। नाउ हाफ कवर्ड इन ब्लड यानी कि ब्लड होता है लाल, तो लाल चीज को अगर हम व्हाइट के ऊपर दिखाएंगे तो वो बहुत ही अलग दिखेगा कलर। अगर हम ब्लैक के ऊपर एक रेड ब्लड को दिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो नोटिस में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही डार्क हो जाएंगे। तो वाइट हाई हील्ड शूज में कलर जो है ब्लड का कलर हमें ज़्यादा दिखेगा। साथ साथ जो तीसरी आखिरी के 4 वर्ड्स हैं सेंटेंस के, वो कहते हैं टैप ओवर अ मार्बल फ्लोर।
तो यहाँ पे हमने जो फ्लोर करा है उसको मार्बल ही क्यों किया, हम उसको वुडन भी कह सकते हैं, हम उसको कुछ और फ्लोर भी कह सकते थे, लेकिन हमने मार्बल फ्लोर ही क्यों कहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट है जिसको बोलते हैं साउंड का एलिमेंट। तो साउंड का एलिमेंट तभी आएगा, तो जो वाइट हाई हील्ड शूज हैं, पहली बात तो हाई हील्ड हैं, यानी कि वो टक 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 एक आवाज़ आएगी। वो टक 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 आवाज़ तब ज़्यादा आएगी जब वो फ्लोर मार्बल का होगा। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस में किस तरह से कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जब हम इसका प्रोडक्शन करने जाएंगे, शूटिंग करने जाएंगे, तो हम इन सब चीज़ों को, जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि हमें कौन सा प्रॉप चाहिए, हमें शूज़ चाहिए। अब अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे हाई हील्ड शूज़ की जगह, वाइट हाई हील्ड शूज़ की जगह सिर्फ हाई हील्ड शूज़ लिख दूँ, ठीक है, तो जब हम इसको सीन ब्रेकडाउन में और शूटिंग में जब जाएंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है हमारा जो लोकेशन मैनेजर हो, हमारा जो प्रॉप मैनेजर हो, वो जाके ब्लैक शूज़ ले आए क्योंकि कलर मेंशन कर नहीं रखा है। अब जब हम उस पर ब्लड डालते हैं शूटिंग में, तो वो ब्लड में जो ब्लैक शू है उसके ऊपर ब्लड दिख ही नहीं रहा है। तो इसको हमने और क्लियर कर दिया। इसको बोलते हैं कि राइटिंग को इतना डिटेलिंग कर दिया है, इतना विजुअल कर दिया है कि आपकी शूटिंग बहुत ही आसान हो जाती है। टैप ओवर अ मार्बल फ्लोर, आपका जो आर्ट डायरेक्टर है उसको कतई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसको पता है कि हमें मार्बल की फ्लोरिंग यहाँ पे करनी है। अगर हम साउंड डिज़ाइनर भी अगर आपका, मान लीजिए आपका आर्ट डायरेक्टर के पास मार्बल फ्लोर नहीं है या आप मार्बल फ्लोर नहीं रखना चाहते हैं, तो आप बाद में साउंड डिज़ाइनिंग के टाइम पे भी वहाँ पे टक टक की आवाज़ डाल सकते हैं। तो आपका साउंड डिज़ाइनर के पास भी एक क्यू है कि यहाँ पे टैप ओवर अ मार्बल फ्लोर है, यानी कि हमें यहाँ पे एक टक 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 की आवाज़ डिज़ाइन करनी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? रिया, एन अट्रैक्टिव लेडी, लीन्स अगेंस्ट द बार इन अ लार्ज सिटिंग रूम, पोर्स हरसेल्फ अ लार्ज ग्लास ऑफ विस्की एंड डाउन सिट इन वन। तो यहाँ पे एक और इमोशन क्लियर हो रहा है कि जो विस्की का ग्लास है वो एक घूंट में पी गई पूरा। एक घूंट में आदमी ज़्यादातर तब पीता है जब वो थोड़ा परेशान होता है, जब वो थोड़ा किसी चीज़ को लेकर के चिंता में है। तो अगेन मैंने आपको बोला कि विजुअली हमें इस सीन को कैसे लिखना है। उस रिया ने एक भी डायलॉग नहीं बोला, बट वी आर क्लियर कि इसके दिमाग में कुछ है, ये थोड़ा परेशान है, शायद इससे कोई मर्डर हो गया है या इसने कोई मर्डर विटनेस कर लिया है, और अपने दिमाग को काबू में करने के लिए वो विस्की पी रही है, और विस्की भी एक बार में पी गई है, यानी कि दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो ये जस्ट गो थ्रू दिस सीन एक बार फिर से दोबारा देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 डिटेल्स मिलती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। 3 डिटेल्स क्या क्या हैं कि वाइट शूज़ हैं और मार्बल फ्लोर है। ठीक है, तो साउंड यहाँ पे अगर ये कारपेट के ऊपर वॉक करती या ये एक वुडन फ्लोर के ऊपर वॉक करती तो शायद इतनी आवाज़ नहीं होती जितनी मार्बल फ्लोर के ऊपर होती। तो साउंड हमारी क्लियर हो रही है, साइट हमारी क्लियर हो रही है। साइट क्या कहती है? द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वाइट शूज़ एंड रेड ब्लड, यानी कि लाल खून जो है वो सफ़ेद शूज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो हमारी आंखों को भी क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है एक्शन। जो कुछ भी हुआ है उसने उसको बुरी तरह से शॉक कर दिया है, बुरी तरह से परेशान कर दिया है रिया को, क्योंकि वो पूरी विस्की एक घूंट में पी जाती है। तो ये 3 बड़ी ही मेजर डिटेल्स हैं दोस्तों इस सीन में, जो हम निकाल पा रहे हैं, और हमें शूटिंग में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सीन को हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि कैमरा डायरेक्शन नहीं लिखना है। कैमरा डायरेक्शन अगर हम लिख देंगे देन अगेन हमारा वो काम नहीं है, वो काम एक डायरेक्टर का है, वो डायरेक्टर को ही करने दीजिए वो काम। आपका काम है, आपका एक्शन क्या हो रहा है, आपको सिर्फ एक्शन पे ध्यान देना है। आइए एक बार इस सीन को देखिए ध्यान से। नाउ इसमें ये कह रहा है कि जॉय वरीज का क्लोजअप है, और वो एक डायरी में है, और काफ़ी सारे कैमरा एंगल्स हैं इसमें, क्लोज भी है, एंगल भी है ना, पुल बैक भी हो रहा है जिसमें एक रोप को रिवील किया है, एक रस्सी को रिवील किया है कि वो ऊपर से लटक रही है। ये इस तरह का जो सीन है दोस्तों, इसको अवॉइड करिए। इतनी इन्फॉर्मेशन आपने एक पैराग्राफ में दे दी है, उसमें 4 या 5 कैमरा एंगल डाल दिए हैं। अगेन ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है। जब भी कोई डायरेक्टर या कोई भी एक्टर इस सीन को पढ़ेगा तो वो कैमरा और उस चक्कर में इतना खो जाएगा कि वो अपने एक्शंस पे ध्यान नहीं दे पाएगा, उसको क्या एक्सप्रेशंस देने हैं ही डजंट नो। तो ये अवॉइड करिए, और अगर आपने इस तरह की स्क्रिप्ट लिख दी तो ये सख्त इसके खिलाफ आपको मना कर दिया जाएगा कि वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, और आपकी स्क्रिप्ट को भी रिजेक्ट किया जा सकता है। अब इसी सीन को देखते हैं दोबारा हम बेटर कैसे लिख सकते हैं। देखा, तो यहाँ पे हमने क्या किया,
हमने छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन छोटा किया, सारे कैमरा एंगल हटा दिए और एक्शन पे ध्यान दिया। तो एक्शन क्या है कि पहले बात वो लिख रहा है एक टेबल के ऊपर बैठ के, दूसरी जो एक्शन है वो क्या है, उसका जो फेस है वो थोड़ा परेशान है क्योंकि उसके हाथ में एक फोटोग्राफ है जो कि उसकी फैमिली की लग रही है, क्योंकि वो खुद भी उस फोटोग्राफ में है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये उसकी फैमिली है। और तीसरा जो है डिटेल वो ये कहता है कि वो अपनी डायरी में आई लव यू लिखता है, यानी कि ही इज़ मिसिंग हिज फैमिली एंड ही इज़ राइटिंग समथिंग इन हिज डायरी। एक लंबी जो एक रस्सी है वो पीछे लिखा है अ लार्ज रोप, ठीक है। इसको हमने थोड़ा हाईलाइट किया है क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉप है और जब ये फ्रेम में आएगा तो सडनली यू रियलाइज कि शायद ये आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है। अभी तक इस पहले की जो अगर ये 3 लाइन हम पढ़ें तो आत्महत्या करने के बारे में कुछ हमें ऐसा लग नहीं रहा कि वो कुछ उसके दिमाग में, लेकिन जैसे हमने रोप एक फ्रेम में लाए, ठीक है, वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि ये आत्महत्या करना चाह रहा है। या कई लोग जो होते हैं इस चीज़ को एमेच्योरिश वे में अगर लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं कि मैं अपनी जान ले रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। बट अगेन हम इसको कितना ज़्यादा एंटिसिपेट करा सकते हैं ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को पार्टिसिपेट करने देते हैं सीन में, ना कि हम कैरेक्टर से सब कुछ बुलवा देते हैं। वो चीज़ सही नहीं है फ्रेंड्स। आगे आने वाले टाइम में भी अब स्मार्ट फिल्म मेकिंग होती जा रही है, हर एक चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं लगती क्योंकि ऑडियंस भी स्मार्ट हो रही है। तो आपको ऑडियंस के साथ उसकी उसकी स्मार्टनेस को दिमाग में रखते हुए चीज़ों को थोड़ा सा अपने हाथ में रखिए और थोड़ा सा ऑडियंस को इन्वॉल्व करिए उसमें। आगे बढ़िए। देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊं कि इसमें 3-4 चीज़ें हुई हैं कि वो अपनी फैमिली को लाइक करता है, प्यार करता है, कुछ उसके साथ गलत हुआ है, हमें नहीं पता क्या हुआ है। अगर ये किसी फिल्म का ओपनिंग सीन है तो बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि ओपनिंग सीन में हमें कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक्सपोजिशन दिखा रहे हैं उसका थ्रू ऑफ फोटोग्राफ के थ्रू एक्सपोजिशन है कि वो अपनी फैमिली को याद कर रहा है एंड देन वो प्लान कर रहा है सुसाइड करने का, चाह कर भी वो आई लव यू उसने डायरी में लिखा है, लेकिन नाउ ही इज प्लानिंग टू कमिट सुसाइड। तो 3 इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सीन में। तो दोस्तों देखिए एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब से हमें बचना है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब एक एडवर्ब डालते हैं तो सीन की जो डिटेलिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब इस सीन को एक बार ध्यान से पढ़िए, विद एडवर्ब इस सीन को पढ़िए, ठीक है। अब जैसे इसमें आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं वायलेंटली, तो वायलेंटली एक एडवर्ब है। एडवर्ब हम बोलते हैं बेसिकली जहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, कोई मैनर होता है, सरकमस्टांस को हम दिखाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जेंटली, केयरफुली, ये सारे एडवर्ब हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्याम बीट्स मुन्ना वायलेंटली विद अ क्रोबार, ठीक है, मुझे पता है कि उसने वायलेंटली उसको मार दिया, बहुत तेज मारा होगा उसके सर पे, लेकिन क्रोबार होता है दोस्तों जो घर में चोरी करने के लिए जो एक कई लोग उसको यूज़ करते हैं, आगे से थोड़ा सा हुक्ड होता है, वो हैमर जैसा ही होता है बट पूरा आगे से हुक होता है, आयरन का होता है, पूरा हुक होता है आगे से। तो बेसिकली एक टूल है जिससे श्याम ने मुन्ना को मारा वायलेंटली। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर मैं इस सीन को शूट करूंगा और श्याम और मुन्ना मेरे सामने खड़े हैं तो मैं उनको क्या डायरेक्शन दूंगा? डायरेक्टर आके मुझसे पूछ सकता है कि भाई वायलेंटली में कैसे मारेगा, वो बस एक स्मैश कर देगा कि कई बार मारेगा, क्या होगा? तो अगर हम सीन को विदाउट एडवर्ब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने लिखी हैं। सबसे पहली बात है कि वायलेंस अपने आप में हमें डिग्री नहीं बता रहा है, वायलेंस कि हमें किस डिग्री, क्योंकि जब भी कोई किसी को मारता है तो वायलेंस ही होता है, दैट इज कॉल्ड अ वायलेंस। तो वायलेंस की डिग्री क्या है, वी डोंट नो। जो ऊपर विद एडवर्ब हमने लिखा है उसमें हमें वायलेंस की डिग्री पता नहीं लग रही है कि कितनी तेज मारा है। तो उसको तेज को दिखाने के लिए हम सीधे एक्शन दिखाते हैं कि एक्शन क्या दिख रहा है हमें। तो एक्शन दिख रहा है कि बोन शैटर्स, कि बोन टूट गई, हड्डी टूट गई, यानी कि बहुत जोर का मारा है। ब्लड स्प्रेज अक्रॉस श्याम्स फेस, श्याम के फेस पे खून के छींटे आके गिरते हैं, यानी कि कितना वायलेंटली मारा है कि पूरा खून ही खून हो गया उसके चेहरे पे। तो यानी कि दोस्तों अगर हमने धीरे से मारा होता, वायलेंस वो भी होता है कि हमने धीरे से मारा लेकिन उसमें खून नहीं आया, लेकिन हमने इतनी जोर मारा है कि उसको ब्लड, तो हमें एक्शन लिखना है कि एक्शन क्या हो रहा है, वो हमें बताएगा कि कितना वायलेंट है। तो वायलेंटली मत लिखिए, एडवर्ब मत डालिए, आप एक्शन दिखाइए। और उसके बाद लिखा है एज ही स्मैशेज द क्रोबार डाउन ऑन टू मुन्नाज हेड,
कि वो उसने जो क्रोबार है, जो हथियार है, वो उसने उसके फेस पे इतनी जोर स्मैश किया, उसके सर पे इतनी जोर स्मैश किया कि उसकी हड्डी टूट गई, उसका सारा जो ब्लड है उसके श्याम के फेस पे उसके छींटे आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि कितना वायलेंटली मारा। अब इसको और ज्यादा जो श्याम का कैरेक्टर है उसको दिखाने के लिए हमने एंड में एक 2 वर्ड डाले, ही स्माइल्स। यानी कि इसका मतलब है कि जो श्याम ने किया मुन्ना के साथ, श्याम ने जो मारा मुन्ना को, वो उसने इंजॉय किया। यानी कि वो बहुत ही कुछ निर्दयी हत्यारा है, वो बहुत ही एक सिनिस्टर लुक है उसके चेहरे पे, उसको मारने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि आप जब इस तरह की चीज़ें लिखेंगे तो एक ना कहीं तरह से एज अ स्क्रीन राइटर आप एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, आप एक एक्टर की बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं कि आप उसको, और ये एक चीज़ और बता रहा है कि आप कितना क्लियर हैं एक सीन को लेकर के, हाउ मच यू आर केयरफुल अबाउट अ सीन, हाउ मच यू कैन विजुअलाइज, हाउ क्लियरली यू कैन विजुअलाइज अ सीन। एक सीन को कितना अच्छा विजुअलाइज किया है आपने कि डायरेक्टर एक्टर का काम बहुत आसान हो गया है। उन्हें पता है कि इसमें ये चीज़ों के एलिमेंट का इस्तेमाल करना है, हमें ब्लड चाहिए होगा, हमें बोन टूटने की आवाज़ चाहिए होगी, हमारे एक्टर को पता है कि उसको हंसना है इसमें, यानी उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए मारते वक्त। ठीक है, एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टर का काम भी आसान कर रहे हैं, यूनिट का काम भी आसान कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम पे आप जेंटली, वायलेंटली इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ों को और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पून फीडिंग हो जाती है, और असली काम फिर एक डायरेक्टर को करना पड़ता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपने वहीं पे छोड़ दिया। अब डायरेक्टर अपने तरह से उसको विजुअलाइज करेगा तो उसके लिए काम बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर को ऐसे राइटर्स ज़्यादा पसंद हैं जो जिनका विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्रिस्प हो, एक एक चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया हो, ताकि वो जो एलिमेंट्स हैं शूटिंग के टाइम पे हम उनको यूज़ कर सकें। तो दोस्तों देखा आपने कितना फर्क पड़ता है, कैसे एक क्लोजअप शॉट हमने लिखा तो कुछ समझ में, ठीक है वो क्लियर हो गया क्लोजअप है, बट हम उसी चीज को किस तरह से दोबारा लिखेंगे कि जो थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा, विजुअल भी हमारा काफी रिच हो जाएगा। शूटिंग के टाइम पे हमारे एक्टर्स के पास पता है उन्हें क्या करना है, हमारे डायरेक्टर को पता है उसे क्या करना है, और राइटर ने इसको इस तरह से लिखा है कि उसने अपनी स्किल भी दिखा दी है, और डायरेक्टर और एक्टर के लिए काम बहुत आसान भी कर दिया है। उम्मीद मानिए, यकीन रखिए कि जो इस तरह की जो राइटिंग होती है, डायरेक्टर आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा, आपको हमेशा वो कंसिडर करेगा अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बल्कि ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए, दूसरों को भी आपको रिकमेंड करेगा। वो कहेगा कि यार उस राइटर को लो, क्योंकि उसको लेने की वजह से